स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है में। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। कई बार हमारा कोई परिचित भी इनका शिकार हो जाता है। दुख होता है जानकर जब कोई अपनी गाढ़ी कमाई ऐसी किसी ठगी में गंवा देता है। वैसे तो इस विषय पर बहुत कुछ पहले भी लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन जब तक कोई एक व्यक्ति भी ऐसी किसी ठगी का शिकार हो रहा है, इसका अर्थ है कि जागरूकता के प्रयासों में कमी है। इसी विचार के साथ आज हमने इस विषय को उठाया है। साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, यह प्रश्न हम सभी के मन में आता है। साइबर ठगी से कैसे बचें, इसे जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि साइबर ठगी है क्या और होती कैसे है। जैसे ही हम इसके होने की प्रक्रिया को समझ जाएंगे, इससे बचाव का तरीका भी स्वतः समझ में आ जाएगा। हितोपदेश में एक श्लोक है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहाश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अर्थात लोभ से क्रोध आता है, लोभ के ही कारण व्यक्ति काम के वश में होता है, लोभ के ही कारण व्यक्ति मोहित होता है यानी उसका विवेक हर जाता है, लोभ से ही नाश होता है और लोभ ही समस्त पापों का कारण है। आप सोचेंगे कि भला इस श्लोक का हमारे इस विषय से क्या लेना देना? बिल्कुल है। दरअसल बात चाहे हितोपदेश में ही वर्णित उस बूढ़े शेर की बात हो जिसने स्वर्ण कंगन के बहाने पथिक को ठगा था, या फिर आज कभी आपकी लॉटरी निकलने के नाम पर, या फिर ऐसे ही किसी और नाम पर आपको ठगने की प्रक्रिया हो, प्रयास हो, इन सभी में एक बात जो हमेशा देखने को मिलती है वह लालच। असल में ठगी कुछ और नहीं है, दो लालची लोगों के बीच की एक प्रक्रिया है। एक शातिर लालची, एक मूर्ख लालची। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं ठगी के शिकार लोगों के लिए मूर्ख शब्द प्रयोग करना चाह रहा हूं, परंतु सत्य यही है। ठगी में पूरी तरह से लालच ही माध्यम होता है। एक व्यक्ति होता है जो लालच के कारण किसी को ठगना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो अपने ही लालच के कारण उस ठग का शिकार हो जाता है। वर्तमान दौर में यदि बात करें साइबर फ्रॉड की, तो इसमें भी हर अपराधी, हर साइबर ठग सामने वाले के अंदर के लालच को ही अपना हथियार बनाता है। इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि साइबर ठगी मूलतः होती किस तरीके से। साइबर ठगी मुख्य रूप से 3 माध्यमों से होती है, ईमेल, मैसेज और कॉल। ईमेल और मैसेज की अगर बात करें तो इसमें आपके पास एक ईमेल आता है या कोई मैसेज आता है जिसमें हो सकता है कहा जाए कि आपकी लॉटरी लग गई है, या ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि उसका बहुत सामान कस्टम उसमें फंसा है, उसे थोड़ी सी आपकी सहायता चाहिए, बदले में आपको अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। या फिर कई बार प्रधानमंत्री के नाम पर किसी योजना में आपका घर निकलने की बात भी हो सकती है। ऐसा बहुत कुछ। इन सभी ईमेल या मैसेज में कुछ ऐसा होता है जो आपको लुभाता है। सभी मेल और मैसेज में सामने वाले का जो प्रयास होता है वह यह होता है कि आप उसके भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, हो सकता है कि आप उसके शिकार हो जाए। होता क्या है, अमूमन ऐसे लिंक पर क्लिक करने पर यह खतरा होता है कि शायद कोई वायरस आपके सिस्टम को अपना शिकार बना ले, या आपकी जानकारी के बिना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए जो आपके पूरे सिस्टम की जानकारी को चुराने में सक्षम हो। एक वायरस इस प्रकार का भी होता है जो आपके पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है और उस डाटा को, यानी आप ही के डाटा को छोड़ने के बदले आपसे फिरौती मांगता है। इसे रैंसमवेयर कहा जाता है। इन सभी आशंकाओं का मूल यही है कि अगर आपने किसी लिंक पर क्लिक किया, मतलब बचाव का तरीका क्या है, आप किसी भी ईमेल या मैसेज में आए हुए लिंक पर तब तक क्लिक न करें जब तक आपको यह भरोसा न हो कि वह पूरी तरह से सही ईमेल है। यानी जब ऐसा कोई ईमेल या मैसेज आता है जहां भेजने वाले के बारे में आप पुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो आप किसी लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा तरीका हो सकता है
सामने जो ईमेल या मैसेज आता है वह आपसे बात करना चाहता है, वह मात्र आपसे एक रिप्लाई चाह रहा होता है। अगर आपने रिप्लाई किया तो आपसे बातें होंगी, और अगर बातें हुई तो कब किस मोड़ पर वह आपको इतना भरोसे में ले लेगा कि आप आराम से अपनी बहुत सी व्यक्तिगत जानकारियां दे बैठेंगे, आप भी नहीं जानते। इसलिए अपरिचित अज्ञात ईमेल पर रिप्लाई ना करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। आप मात्र इतनी सावधानियां बरतते रहें, आप किसी भी प्रकार से ईमेल या मैसेज के द्वारा होने वाले साइबर ठगी का शिकार नहीं होंगे। अब बात आती है कॉल की। इस समय वर्तमान दौर में किसी को डिजिटल दुनिया में ठगने का बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सक्रिय माध्यम बनकर सामने आया है फोन कॉल। फोन कॉल इसलिए ज्यादा व्यापक है क्योंकि इसमें सामने कोई आपसे बात कर रहा होता है। बात करने वाला चूंकि पूरी तरह ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, इसलिए वह कुछ इस तरीके से बात करता है कि आपको उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। कॉल में कई तरह की कॉल आती हैं, इन्हें हम क्रमवार तरीके से समझते हैं। जैसे एक कॉल आती है आपके किसी परिचित के नाम पर, आपके किसी दोस्त के नाम पर। अमूमन वह एक अज्ञात नंबर से कॉल आएगी। सामने वाला खुद अपना नाम नहीं बताएगा, वह आपसे थोड़ी बातें करेगा और कहेगा, अरे यार पहचान नहीं रहे हो। और इतना कहने के बाद आप खुद ब खुद किसी ना किसी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आवाज कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई सी लगती है। और जैसे ही आप नाम ले लेते हैं, उसे आधी सफलता मिल जाती है। नाम जानते ही वह अब उसी व्यक्ति के रूप में आपसे बातें करना शुरू कर देता है, थोड़ी हालचाल, थोड़ी बातें, और उसके बाद आपको किसी इमोशनल स्थिति में फंसाना। जैसे यार मैं हॉस्पिटल में हूं, थोड़ा परेशान हूं, बिल भरना है, मेरे पास कैश है लेकिन यहाँ कैश का ऑप्शन नहीं है, तो अगर हो सकता है तुम पेटीएम कर दो, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा मिलकर। आप भी बातें कर रहे होते हैं, आपको लगता है ठीक है, जेन्युइन हो सकता है ऐसा हो रहा हो कहीं। जब से डिजिटल का दौर है, कई जगह ऐसा होता है, कैश नहीं ले रहे होते हैं, और आप तुरंत उसके बहकावे में आते हैं और उससे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जब आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद ना वह नंबर लगता है, ना आपका वह दोस्त मिलता है, और आप आराम से ठगी का शिकार हो जाते हैं। बचने का तरीका बिल्कुल साधारण। ऐसी स्थिति में किसी की सहायता ना करना यह सही नहीं है। निसंदेह लोग एक दूसरे की सहायता मांगते हैं और हो भी सकता है, किंतु अगर कोई भी फोन कॉल अज्ञात नंबर से आया है, यानी ऐसा फोन नंबर जो आपके पास सेव नहीं है, उस स्थिति में ऐसी किसी भी कॉल आने पर पहला काम करें, तुरंत पैसा ट्रांसफर ना करें। उससे थोड़ा सा समय लें, कॉल काटें, और फिर जिस भी दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर फोन आया है उसे उस नंबर पर संपर्क करें जो आपके पास पहले से सेव है। जब तक उससे उस नंबर पर बात ना हो जाए, पैसा ट्रांसफर ना करें। यदि वह नंबर नहीं भी लग रहा है तो किसी ऐसे अन्य परिचित या दोस्त के पास फोन मिलाएं जो उससे संपर्क में रहता हो। जब तक किसी अन्य माध्यम से आप यह संतुष्ट न हो जाएं कि वह पूरी तरह सही जेन्युइन कॉल थी, तब तक आप पैसा ट्रांसफर न करें। आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह की ठगी से बचे रहेंगे। दूसरा प्रकार, आपके पास कॉल आती है बैंक से। सामने से एक बैंक कर्मी बात करता है कि आपके अकाउंट में केवाईसी नहीं हुई है, और अगर आज आपने केवाईसी नहीं कराई तो आपका खाता बंद हो जाएगा, या ऐसा कि आपके कार्ड पे कुछ एक्सेस अमाउंट शो हो रहा है और इसे आप अभी अगर केवाईसी ना करें या डॉक्यूमेंटेशन ना करें या कुछ जानकारियां ना दें तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इस तरह की और भी कई चीजें सामने से एक बैंक कर्मी आपको बताता है। निसंदेह अगर आपका एक बैंक खाता हो तो आपको डर लगता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, बैंक का नाम सही बोलते हैं, आपके कार्ड किस कंपनी किस बैंक का है यह भी सही बोलते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जब सामने से कोई हमारा नाम जान रहा है, हमारे बैंक का नाम जान रहा है, हमारे कार्ड देने वाले बैंक का नाम जान रहा है, तो हो सकता है वह सच में बैंक से ही हो। इसी भरोसे में आप कई बार उसकी बातों को सुनते चले जाते हैं। होता क्या है उसका अंतिम प्रयास? इन सभी माध्यमों में, इन सभी बातों में
उसका एक ही प्रयास होता है, किस तरह से आपकी बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां आपसे ली जाए। इसमें वह आपका नाम पूरा पूछेगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके बाद वह आपके कार्ड का नंबर पूछ सकता है, हो सकता है आपसे सीवीवी पूछे, और हो सकता है कि केवाईसी के ही नाम पर एक ओटीपी आपके पास आया और वह कहे कि एक ओटीपी आया होगा, बता दीजिए, या ओटीपी डाल के आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी। बस जहां आपने इतनी बात की, आप ठगी का शिकार हो गए। एक बात याद रखिए, बैंक कर्मी कभी भी किसी भी स्थिति में आपसे आपका पूरा कार्ड नंबर नहीं पूछते हैं। ना वह कभी आपसे कोई ओटीपी मांगेंगे, ना ही वह कार्ड की सीवीवी मांगेंगे। यानी 3 बातें, कार्ड का नंबर, ओटीपी और सीवीवी, ये तीनों बैंक या बैंक कर्मी कभी भी नहीं मांगते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बैंक कर्मी बनकर बैंक कर्मी के नाम पर यह जानकारियां मांगने का प्रयास करे, तो यह समझ जाइए कि आप किसी ठगी के जाल में फंसने जा रहे हैं। तुरंत कॉल काट दीजिए, निश्चिंत रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक केवाईसी ना कराने से आपका खाता बंद हो जाए या आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए। यह तो हुआ दूसरा प्रकार। तीसरी बात, आजकल कॉल आने लगी है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर या आपकी किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के नाम पर, कि मान लीजिए आपने 2-3 हफ्ते पहले ही कोई इंश्योरेंस खरीदा है और आपके पास एक कॉल आ जाती है उसी इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी के नाम पर, जो आपको कहता है कि सर आपने अभी एक पॉलिसी खरीदी है और इस बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। अच्छा, आपको लगता है कि आपने अभी तो पॉलिसी खरीदी थी, पॉलिसी का नाम सही है, कंपनी का नाम सही बोल रहा है, आपका नाम बोल ही रहा है, तो ऐसे में आपको भरोसा भी हो जाता है और आप उसकी बातें सुनने लगते हैं। हो सकता है आपसे वह कहे कि सर पॉलिसी लेते टाइम एजेंट ने आपको गिफ्ट दिया था कि नहीं दिया था। अमूमन अगर आपने सीधे किसी ब्रांच से खरीदा होगा तो गिफ्ट नहीं ही मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं दिया था। तब सामने से व्यक्ति कहेगा कि नहीं सर आपका एक गिफ्ट बनता है और वो आप अगर चाहें तो अभी क्लेम कर सकते हैं। अब भला अगर मुफ्त में गिफ्ट मिल रहा हो तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे हम। बस हमारा यही लालच हमें उसकी ठगी के जाल में फंसा देता है। कैसे? वह आपसे उस गिफ्ट के नाम पर एक राशि देने की बात करेगा कि सर अगर आप चाहें तो अभी हम इस गिफ्ट के बदले आपको नकद दे सकते हैं, कैश ट्रांसफर कर सकते हैं आपके खाते में। आपको लगता है इससे अच्छा क्या है, बैठे बिठाए खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे, और आप उसकी बात सुनते जाते हैं। उसके बाद फिर वही काम जो बैंक कर्मी के नाम पर हो रहा था, वह आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल लेने का प्रयास करता है। बैंकिंग डिटेल में क्या, अब आपको अगर पैसे ही चाहिए थे तो आप तो अपनी यूपीआई आईडी बता देते, यूपीआई आईडी से पैसा ट्रांसफर हो जाता आपके खाते में, और कोई डिटेल क्यों देनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह आपसे कई जानकारियां मांगेगा, वह आपसे बैंक की डिटेल मांगेगा, वह कार्ड का नंबर मांगेगा, और अंत में वह भी आपसे एक ओटीपी मांगेगा। यहां भी वही चीज, और यहां भी बचाव का वही एक तरीका। आपको किसी भी स्थिति में कार्ड नंबर, ओटीपी और सीवीवी नहीं बताना है। इससे अगली बात, एक स्थिति यह बनती है कि आपके पास किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फोन आ जाए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और प्रोडक्ट को रिटर्न में डाल दिया है। अब आपने रिटर्न में डाला है और उधर से एक कॉल आ जाती है जो आपको रिफंड देने की बात करता है। आपको लगता है बिल्कुल आपने रिटर्न डाला है, रिफंड के लिए कॉल आ सकती है। यहां भी जेन्युइन कॉल भी हो सकती है, लेकिन यहां भी ध्यान रखिए, अगर वह व्यक्ति आपसे कोई अतिरिक्त जानकारी मांगता है, क्योंकि अगर वह उसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से है तो उसके पास आपकी सभी जानकारियां होंगी, उससे आपसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, हाँ या ना, जो भी 2-4 बातें होंगी, और उसके बाद वह कहेगा ठीक है सर हमने आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर रिफंड प्रोसेस करने के नाम पर वह आपसे कोई डिटेल मांगना चाहता है, वह आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल मांगने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब सामने जो है वो ठग है। बचने का तरीका वही, आप अपना कार्ड नंबर, अपने ओटीपी, सीवीवी किसी स्थिति में नहीं बताएंगे। अब यूपीआई के जरिए कैसे होती है धोखाधड़ी? आप यूपीआई आईडी देते हैं और सामने वाला आपको कहता है कि ठीक है सर, आपको यूपीआई के जरिए आपको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको भी लगता है ठीक है,
उस प्रक्रिया में वह आपके पास 100, 500, 50 जो भी होगा एक राशि छोटी सी भेजेगा और आपसे कहेगा सर चेक कर लीजिए आया है कि नहीं। आप चेक करेंगे, खाते में आया होगा, बिल्कुल आता है। आप कहेंगे हाँ सर आ गया। इसके बाद वह क्या करेगा? इसके बाद वो अपनी अगली चाल चलेगा। वह कहेगा कि सर आपका पैसा कोई भी एक राशि, मान लीजिए आपका 2000 है, तो कहेगा सर ये 1500 से ऊपर है, तो इस स्थिति में ओटीपी आता है, आप वो ओटीपी कंफर्म कर दीजिए तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, आपको चूंकि 50 रुपए तो आ चुके हैं, तो आपको लगता है ठीक ही होगा, 50 आए हैं तो बाकी भी आ जाएंगे, और आप बड़े प्यार से उसे ओटीपी बता देते हैं। जब आप ओटीपी बता देते हैं, कॉल रखते हैं, तब आपको पता लगता है कि पैसे आए नहीं है, गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मूर्खता जो हम या आप सभी करते हैं, अगर ऐसी ठगी का शिकार हो, वह मूर्खता यह होती है कि यूपीआई से पैसा पाने के लिए आपको यूपीआई आईडी के अलावा कुछ भी नहीं बताना होता है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, आप केवल यूपीआई आईडी बताते हैं और पैसा आपके पास आ सकता है, अगर सामने वाला भेजना चाहता है तो। किसी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की परमिशन देने की आवश्यकता नहीं होती। पैसा पाने के लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना होता है। यदि सामने से कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि आप कुछ अतिरिक्त करें, इसका अर्थ है वह आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। आप मत दीजिए अतिरिक्त जानकारी, आप सुरक्षित रहेंगे। एक और तरीका कॉल में ठगी का शिकार होने का, यह तरीका है आ बैल मुझे मार। जी हां, होता क्या है कि हम में से कई लोग कस्टमर केयर पर बात करने के लिए गूगल पर नंबर सर्च करते हैं। आज की तारीख में लगभग बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, बैंक या तमाम फर्म के नाम पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर गूगल पर आसानी से उपलब्ध है। आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपके सामने 10 फर्जी नंबर आ जाते हैं, लेकिन सब में वही बैंक या वही कंपनी लिखी होती है जो आप सर्च कर रहे हैं। जरा सी अगर चूक हुई और आपने असली के बजाय किसी फर्जी नंबर को चूज कर लिया और फिर उस पर फोन मिला दिया, तो बस अब फोन तो आपने खुद मिलाया है, तो अपनी जानकारियां तो आप खुद उसको दे देते हैं। अब सामने जो व्यक्ति बैठा है वह आपकी समस्या तो जान ही चुका है। अब वह फिर वही प्रयास करेगा जो बाकी सभी प्रक्रियाओं में प्रयास था। वह आपसे आपकी डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगा। डिटेल सबको वही चाहिए, आपकी बैंकिंग डिटेल। यहां भी बचाव का एकमात्र तरीका कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल किसी को नहीं देंगे, अर्थात कार्ड नंबर नहीं बताएंगे, ओटीपी नहीं बताएंगे और सीवीवी नहीं बताएंगे। साइबर ठगी के जितने भी तरीके, जितनी भी प्रक्रियाएं, जितने भी प्रयास हैं, उन सभी में ठग का एक ही प्रयास होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह से वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे ले। वह हमेशा प्रयास करेगा आपका कार्ड नंबर प्राप्त करने का, आपकी सीवीवी जानने की और आपकी ओटीपी जानने की। बस बचने का तरीका भी इतना ही आसान है, आपको लालच में नहीं आना है, पहली बात। उसके बाद यदि आप बात करने ही लगे, कई बार होता है लालच नहीं, यूं ही आप बात कर ही लेते हैं, आपको सही लग रहा होता है सामने वाला, उस स्थिति में बात करें, बिल्कुल करें। लेकिन जैसे ही सामने से कोई व्यक्ति आपसे ऐसी पर्सनल जानकारी मांगने की कोशिश करे, आप समझ जाइए वह केवल और केवल फ्रॉड है। आप जानकारी देने से बचे रहिए, आप ठगी का शिकार होने से बचे रहिए। तो यह हुई बात साइबर फ्रॉड से के होने के तरीकों और इनसे बचने के तरीकों पर बात। इसके अलावा ठगी का एक और तरीका है जो आजकल काफी हो रहा है। यहां माध्यम बनाया जाता है आपके अंदर की काम को, अर्थात वासना को। इस पे हम आगे बात करेंगे विस्तार से कि कैसे लोभ के अलावा आपकी इस एक अन्य भावना का भी लाभ ठग उठा सकते हैं। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका साथ बना रहे और हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के भी समाधान लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, मिलते रहिए और पूछते रहिए।
क्यों विश्वास रखिए, हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है उसका समाधान है। धन्यवाद।